उसे वहां खड़े कोई 3 घंटे हो गए थे, लेकिन किसी ने भी उसकी रेहड़ी की तरफ अपनी नजर नहीं की थी। वो बहुत अफसुर्दगी और हसरत से आने जाने वालों का चेहरा देख रहा था कि शायद कोई भूखा प्यासा इधर का रुख कर ले। लेकिन लोग उससे चंद कदम फासले पर मौजूद उस शीशे वाली दुकान की तरफ बढ़ रहे थे। उस दुकान पर लोगों की इतनी भीड़ थी कि पांव रखने की भी जगह नहीं मिल रही थी। वो इंतहाई दुखी दिल से अपनी इतनी मेहनत से बनाई गई अशिया को देख रहा था। रमजा ने आज भी सुबह उठकर सारा सामान जल्दी जल्दी तैयार कर दिया था। आगे वो बाप की किस्मत नहीं बदल सकती थी। एक बच्चा जिसने जिस्म ढांपने के लिए फकत एक ट्राउजर पहन रखा था, उसकी हालत भी इतनी बोसीदा थी कि लग रहा था कि वो काफी अरसे से धोया नहीं गया। वो खलील साहब की रेहड़ी के पास आकर खड़ा हो गया। खलील साहब ने तरस खाती निगाहों से उसकी तरफ देखा और एक समोसा उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। वो बच्चा समोसा देखकर बहुत खुश हुआ और जल्दी जल्दी खाने लगा। जिस तरह वो समोसा खा रहा था, खलील ने अंदाजा लगाया कि वो बहुत देर से भूखा है। उसने समोसा खत्म करके दोबारा खलील की तरफ देखा तो खलील ने एक और समोसा उसकी तरफ बढ़ा दिया। अब तो बच्चा पहले की निस्बत भी ज्यादा खुश हुआ और समोसा लेकर एक जानिब चल दिया। खलील की नजरें उसके पीछे पीछे रहीं। काफी दूर जाकर खलील ने देखा कि फुटपाथ पर एक माजूर औरत बैठी थी। उस बच्चे ने समोसा उसकी तरफ बढ़ा दिया और दोबारा खलील की तरफ आने लगा। उसके पास पहुंचकर बोला कि अगर पानी मिल जाए तो। खलील जो पानी की बोतल साथ लाता था वो उसकी तरफ बढ़ा दी। उस बच्चे ने पानी पिया और उस औरत की तरफ इशारा किया कि वो उसे भी पानी पिलाना चाहता है। मैंने इस बात में गर्दन हिलाकर कह दिया कि हाँ दे दो, तो वो खुशी से पानी की बोतल लिए उस औरत की तरफ बढ़ गया। तो उस औरत ने जल्दी से पानी की बोतल लेकर पानी पिया। यूं मालूम होता कि जैसे वो सदियों की प्यासी थी। खलील ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उसे हजारों से बेहतर बनाया है। अगर कारोबार नहीं चल रहा तो इसमें भी अल्लाह की कोई मसलियत छुपी होगी। एक न एक दिन तो चल ही जाएगा। वो लड़का पानी की बोतल वापस करने आया तो खलील से रहा न गया। उसने उससे पूछ ही लिया कि वो कौन है और वो औरत कौन है। तो वो लड़का उदासी से बोला कि उसके माँ बाप का एक एक्सीडेंट हुआ था जिससे उसके बाप की मौके पर ही जान चली गई थी और माँ की दोनों टांगे कट गईं। दादा दादी का इंतकाल हो चुका था। चाचा ने उन दोनों माँ बेटे को घर से निकाल दिया तो माँ मुझे लेकर अपने भाई के घर गई, लेकिन किस्मत ने वहां भी साथ ना दिया और भाभी को भी माजूर नंद को खिलाना भारी लगा। भाई बाहर के मुल्क गया तो भाभी ने भी घर से निकाल दिया। अब ये हालात हैं कि 2 दिन भूखे रहते हैं। कुछ समझ नहीं आती कि क्या करें और कहाँ जाएं। उसकी बातें और दुखी आह सुनकर खलील का दिल कट सा गया। वो अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए उसके पास जमीन पर बैठ गया और उसके नन्हे से चेहरे की तरफ देखने लगा। उसे भी तो अल्लाह ने इतने सालों से बेटा नहीं दिया था। सिर्फ कुछ ही मिनट लगे उसे फैसला करने में। वो सब कुछ वहीं छोड़कर उस लड़के का हाथ पकड़कर उसकी माँ के पास चला गया। उसकी माँ ने पहले बेटे की तरफ देखा और फिर खलील की तरफ, जो बहुत रहमज़दा निगाहों से उसकी तरफ देख रहा था। खलील ने उसकी तरफ देखते हुए कहा कि मेरा नाम खलील है और मैं वो समोसों की रेहड़ी लगाता हूँ। आपका औरत होकर इस तरह सड़क पर बैठना मुनासिब नहीं है, तो आप मेरे साथ चलें। उसने बहुत नरमी से कहा तो वो औरत पहले तो चुप रही, लेकिन फिर नफी में गर्दन हिला दी। खलील को थोड़ी सी सबकी महसूस हुई तो दोबारा से बोला कि बेफिक्र रहें, मैं सिर्फ इंसानियत के नाते कह रहा हूँ, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। तो वो औरत अपने बेटे की तरफ देखने लगी जिसके चेहरे पर घर का नाम सुनकर ही खुशी धमकने लगी थी। उस औरत ने बेटे की खुशी देखते हुए हामी भर दी और नीम रजामंदी देकर इस बात में गर्दन हिला दी। तो बेटे ने खुशी से माँ के दोनों हाथ पकड़कर उसे उठने में मदद दी और उसकी बैसाखियां उसके हाथ में पकड़ाई। तो खलील अपनी रेहड़ी की तरफ चला गया और वहां से अपना सारा सामान समेटने लगा। कुछ देर तक वो दोनों माँ बेटा उसकी रेहड़ी तक पहुंच गए तो उसने रेहड़ी एक दुकान में खड़ी की और अपना सामान उस दुकान वाले को आधी कीमत पर दे दिया। रोज का ये मामूल था। वो रोज शाम को आधी कीमत पर अपना सारा सामान उस मिठाई वाले को दे देता। रोज उसका दिल दुख सा जाता था, लेकिन वो अब इन बातों को ज्यादा नहीं सोचता था। उसे लगता था कि शायद उसका नसीब ही ऐसा है। आज भी ऐसा ही हुआ। वो उन दोनों को साथ लेकर जाने का सोच तो चुका था, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि वो इन 3 बेटियों और बूढ़े बाप को बमुश्किल खिलाता था।
अब इन दोनों का पेट कैसे पालेगा। लेकिन उसने सारा मामला अल्लाह पर छोड़ दिया कि अल्लाह कोई वसीला बनाएंगे। वो वापस आया तो वो दोनों माँ बेटा उसके इंतजार में खड़े थे। उसे ना जाने क्यों उस औरत पर तरस आया कि वो कितनी मुश्किल से चल रही थी। उसने अपना मोटरसाइकिल स्टार्ट किया और दोनों की तरफ इशारा किया कि उस पर बैठ जाएं। लेकिन उस औरत ने मोटरसाइकिल को देखते ही ऊपर बैठने से इनकार कर दिया। अब खलील हैरान हुआ कि अब इस औरत को क्या मसला दरपेश आया। तो उस लड़के ने उसके पास होकर बताया कि मेरी माँ एक्सीडेंट के बाद मोटरसाइकिल से अब बहुत डरती है और इस पर सवार भी नहीं होती। तो खलील ने मोटरसाइकिल से उतरकर उस औरत को तसल्ली दी और नरम लहजे में उससे मुखातिब हुआ, अरे बहन, हर दफा जरूरी नहीं हाथ से ही हो। आप मुझ पर यकीन रखें, कुछ नहीं होगा। बाकी जो अल्लाह को मंजूर होगा। वो उससे बहुत नरमी से गोया हुआ। तो वो औरत अपने आंसू साफ करने लगी और अपने शोहर की बात करते हुए बोली, भाई साहब, उन्हें भी मालूम नहीं था कि वो आखिरी दफा इसकी सवारी करेंगे। मुझे भी मालूम नहीं था कि मैं आखिरी दफा अपने कदमों पर चलकर इस पर बैठूंगी। अब मुझे बहुत डर लगता है। अब मेरे लिए इस पर बैठना बहुत मुश्किल होता है। तो खलील उसके दुखी दिल को देखकर बहुत दुखी हुआ। उसे तसल्ली देने के लिए कोई अल्फाज नहीं मिल रहे थे कि वो ऐसा क्या कहे जो वो औरत मजीद दुखी ना हो। कुछ देर बाद वो औरत दोबारा बोली कि भाई साहब, माजरत चाहती हूँ, आपको परेशान किया, लेकिन मुझे बहुत डर लगता है। मेरे लिए इस पर बैठना मेरे सारे गम ताजा कर देता है। तो खलील भी शर्मिंदा सा बोला, लेकिन घर तो बहुत दूर है, वहां तक पैदल जाना एक आम बंदे के लिए बहुत मुश्किल, और आपके लिए तो मजीद मुश्किल हो जाएगा। वो ठहर ठहर कर अपनी बात समझाता हुआ बोला। तो उस औरत ने अपने बेटे की तरफ देखा जो उसे मोटरसाइकिल पर बैठने का इशारा कर रहा था। वो औरत इस बात में गर्दन हिलाकर मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ गई। तो खलील ने मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी। उसके बेटे ने उसे मोटरसाइकिल पर बिठाया और खुद दरमियान में बैठ गया और माँ की बिसाखियां हाथ में पकड़ ली। वो लड़का अब खलील से मुखातिब होते हुए बोला, मोटरसाइकिल आहिस्ता चलाइएगा, मेरी माँ को डर लगता है। उसकी आवाज में अपने बाप को खोने के बाद अब माँ को खोने का डर था। तो खलील ने उसे तसल्ली दी कि ठीक है, वो ध्यान से चलाएगा, बस 10 मिनट का रास्ता। उन्होंने खामोशी से तय किया और 10 मिनट बाद उनका घर आ गया। घर के आगे जाकर उन दोनों को उतरने का कहा और खुद मोटरसाइकिल एक साइड पर खड़ी करके दरवाजे पर दस्तक देने लगा। तो एक 12 साल लड़की ने दरवाजा खोला, बाप को सलाम किया। तो बाप ने अपने पीछे मौजूद उन माँ बेटे की मौजूदगी का एहसास दिलाया। तो वो सवालिया नजरों से बाप की तरफ देखने लगी कि वो कौन है। तो उसके बाप ने कोई जवाब ना दिया और दोनों को अंदर जाने का इशारा किया। वो औरत अपनी बिसाखियां संभालते हुए झिझकते हुए अंदर की तरफ बढ़ गई, क्योंकि उसे भी वहां गली में खड़े होकर लोगों की नजरें बर्दाश्त करना मुश्किल लग रहा था। उन दोनों की हालत बिल्कुल फकीरों जैसी थी। अमाइमा बहुत हैरान थी कि उसके अब्बू न जाने किसको ले आए थे। उन दोनों के अंदर जाते ही खलील ने उसे भी अंदर जाने का कहा और खुद मोटरसाइकिल अंदर करने लगा। अमाइमा उन दोनों को लेकर बरामदे में आ गई और वहां मौजूद चारपाई पर उन्हें बैठने का इशारा किया। बाप की मोटरसाइकिल की आवाज सुनकर सना और रिमशा भी, जो किचन में दोपहर के लिए खाना बना रही थीं, किचन से निकल आईं और हैरानगी से बाप को देखने लगी कि आज वो इतनी जल्दी घर क्यों आ गया। इससे पहले कि वो बाप से कुछ पूछती, उनकी नजर बरामदे में पड़ी तो वो हैरान हुई कि वो दोनों कौन थे। अमाइमा समझदारी से उन दोनों के लिए पानी ले आई। तो बाप ने तीनों बहनों को अंदर जाने का कहा और खुद भी उनके साथ चल दिया। अंदर जाते ही सबसे पहले इमाइमा की जुबान में खुजली हुई तो वो बेरब्त अल्फाज में अपने बाप से मुखातिब होकर बोली कि अब्बू, वो दोनों तो मांगने वाले लग रहे हैं, आप इन्हें घर क्यों लेकर आए। तो खलील के चेहरे पर नागवारी उभरी और वो जरा रोब से अपनी बेटी से बोला, अमाइमा, पहले बात सुन लिया करते हैं, फिर कोई इजहार करते हैं। तो अमाइमा भी शर्मिंदा सी होकर चुप हो गई। अब खलील रिमशा की तरफ मुतवज्जा हुआ जो सबसे बड़ी थी। उसने उससे मुखातिब होकर उन्हें सारी कहानी सुनाई और कहा कि इन दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे नजदीक एक लाचार औरत का सड़क पर बैठना मुनासिब नहीं था, इसलिए मैं इसे साथ ले आया और इस बच्चे ने भी रुल जाना था। रिमशा बाप की इस रहमदिली पर बहुत खुश हुई और बाप को सराहते हुए बोली
کہ ابو یہ کام آپ نے بہت اچھا کیا، ہمیں ایک دوسرے کی ہر مشکل حالت میں مدد کرنی چاہیے۔ وہ باپ کو سراہتے ہوئے بولی تو اس کے باپ نے رمشا سے کہا کہ اس عورت کو کپڑے دو، لڑکے کے لیے وہ کہیں سے انتظام کرتا ہے اور ان کی خوراک کا بھی خاص خیال رکھنا۔ وہ بیٹیوں کو تلقین کرتے ہوئے بولا تو ثنا باپ سے مخاطب ہو کر کام سے متعلق پوچھنے لگی تو خلیل بھی افسردہ سے لہجے میں بولا کہ ہماری قسمت میں کہاں خوشحالی ہے۔ تو وہ سب سمجھ گئیں کہ آج پھر کاروبار میں وہی حالات ہیں۔ خلیل وہاں سے چلا گیا تو باقی سب بھی باہر نکل آئیں اور رمشا نے پہلے اس عورت سے پیار سے سلام کیا اور پھر اپنا ایک جوڑا نکال کر اس عورت کو دیا۔ یہ لے آنٹی، یہ پہن لے، اگر ایزی رہتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو میں ساتھ والی چاچی سے لا دیتی ہوں۔ رمشا کا انداز اس قدر محبت بھرا تھا کہ اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ وہ رمشا سے کچھ ہی بڑی تھی، مطلب کہ ابھی لڑکی ہی تھی، اس لیے اسے رمشا کا جوڑا پہنتے ہوئے مشکل نہ ہوئی۔ اس کے بیٹے کے لیے خلیل اپنے بھتیجے کا ایک جوڑا لے آیا۔ ارے تمہیں اب ہم لڑکا لڑکا ہی کہیں گے، اپنا نام تو بتاؤ۔ امائمہ جو کافی دیر سے اس کو لڑکا لڑکا کہہ رہی تھی آخر جھنجھلا کر بولی تو وہ لڑکا ماں کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا کہ میرا نام ارسلان ہے اور میری امی کا نام ارم ہے، تم لوگ مجھے میرے نام سے پکار سکتی ہو۔ اب کی ارم پہلی دفعہ کچھ نارمل انداز سے فرینک ہوتے ہوئے بولی تو رمشا جلدی سے بولی ارے نہیں، آپ ہم سے بڑی ہیں، اس طرح ہم بے ادب نہیں ہو سکتے، ہم آپ کو آپ ہی کہہ لیا کریں گے۔ خلیل ان سب کی باتیں سن کر سوچ رہا تھا کہ لوگوں کے دکھ کتنے بڑے بڑے ہیں اور وہ چھوٹے سے اپنے کاروبار کے دکھ کو لے کر بیٹھ جاتا تھا۔ عشاء کی اذانیں ہونا شروع ہوئیں تو وہ سوچتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر مسجد کی طرف چل دیا۔ رستے میں 2-3 لوگ ملے اور اس ارم کے متعلق پوچھا، ایک نے تو باقاعدہ حد ہی کر دی۔ وہ خلیل کو روک کر بولا خلیل میں نے سنا ہے تم نے شادی کر لی ہے ایک معذور عورت سے، اور خلیل اس کی بات سن کر چکراتا ہوا سر پکڑ کر صدمے میں چلا گیا۔ خیر وہ مسجد پہنچا تو مولوی نے خطبہ شروع کر دیا۔ اس کا موضوع تھا ہجرت۔ مولوی صاحب ہجرت پر بیان کر رہا تھا تبھی بولا کہ اگر انسان کو کاروبار میں منافع ہوتے نہ دکھے تو وہ کاروبار والی جگہ بدل لے، وہاں سے ہجرت کر لے۔ اور خلیل کو تو اپنی ساری مصیبتوں کا حل مل گیا۔ اسے لگا اللہ نے جواب دے دیا ہے، اللہ کی طرف سے اس کی مایوسیوں پر کہا گیا ہے کہ اس نے ہجرت کر لی تو اس کے کاروبار میں شاید کوئی فرق آ جائے۔ وہ گھر واپس آیا اور جلدی سے ناشتہ کیے بغیر رمشا نے جو سامان تیار کیا تھا اٹھا کر موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے منزل کی طرف چل دیا۔ اسے شہر میں ایک سنسان جگہ دیکھنی تھی جہاں پر دکانیں کم ہو اور لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہو۔ وہ اپنی عقل پر ماتم کر رہا تھا کہ اس نے پہلے ایسا کیوں نہ سوچا، اسے پہلے یہ خیال کیوں نہ آیا۔ وہ موٹر سائیکل لے کر اس جگہ پہنچا جہاں اس نے ریڑھی کھڑی کی تھی اور ریڑھی کو موٹر سائیکل سے باندھ کر مطلوبہ جگہ کی طرف بائک موڑ دی۔ مطلوبہ جگہ پہنچ کر اس نے اپنا سارا سامان سیٹ کیا اور گاہکوں کا انتظار کرنے لگا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ 2-3 بچے اسے سموسے لینے آ گئے۔ سلسلہ بڑھتا بڑھتا اتنا بڑا کہ آخرکار 2 بجے ہی اس کا سارا سامان ختم ہو گیا۔ وہ خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا۔ اس نے بازار سے بچوں کے لیے مٹھائی لی اور گھر چل دیا۔ اب اس کا گھر کافی دور ہو گیا تھا، اسے آنے جانے میں ٹائم لگنے لگا تھا، لیکن کاروبار میں برکت بہت آ گئی تھی، اس لیے وہ بہت خوش تھا۔ گھر جا کر بیٹیوں کو خوشخبری سنائی تو وہ بھی بہت خوش ہوئیں۔ اگلے دن اس نے کل کی نسبت ڈبل سامان تیار کروایا اور مطلوبہ جگہ پر جا کر ریڑھی لگا لی۔ آج بھی اس کا سامان ایسے بکا جیسے لوگ پہلے ہی تیار تھے۔ یوں ایک ہفتے میں ہی وہ وہاں کا سموسے والا بن گیا تھا۔ ایک دن اسے سموسے بیچتے ہوئے شام ہو گئی، مغرب کا وقت ہونے والا تھا۔ اس نے وقت دیکھا تو سارا کچھ سمیٹ کر جلدی سے گھر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ جیسے اس نے موٹر سائیکل سٹارٹ کی تو دیکھا اس کا تو ٹائر پنچر تھا۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ اب وہ کیا کرے، کیونکہ یہاں تو دور دور تک کوئی دکان نہیں تھی جہاں سے وہ ٹھیک کروا لیتا اور رات بھی بڑھ رہی تھی۔ اس نے موٹر سائیکل ایک جانے والے کے گھر کھڑا کیا اور کسی رکشے کا انتظار کرنے لگا۔ شام کے سائے ہر طرف پھیل رہے تھے، دور دور کے لوگ اپنی منزل پر رواں دواں تھے۔ تمام لوگ جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتے تھے۔ چڑیاں جلد از جلد اپنے گھونسلے تک پہنچنے کی سوچ رہی تھیں۔ ایسے میں وہ وہاں کھڑا ترس کھانے والی نگاہوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ دور دور تک اسے کوئی رکشے والا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ گھر کیسے جائے گا۔ وہ پیدل چلتا ہوا رکشہ سٹینڈ کی طرف چل دیا۔ رکشہ سٹینڈ پر بھی کوئی رکشہ نہیں تھا، لیکن سائڈ پر ایک رکشہ کھڑا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھ گیا۔ وہ رکشے والا اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ خلیل اس آدمی کے نزدیک پہنچا
तो उसने देखा कि उसका रिक्शा घर से अटा हुआ था, टूटा हुआ मालूम हो रहा था। उसकी हालत देखकर खलील ने दिल में सोचा कि ना जाने मंजिल तक पहुंचेगा भी या नहीं। वो उस रिक्शे वाले के करीब आया और उसे सलाम किया। उस रिक्शे वाले ने जल्दी से वालेकुम सलाम कहा। कैसे आना हुआ जनाब, खैरियत से हैं आप? रिक्शे वाले ने उससे उसके पास आने की वजह दरियाफ्त की तो खलील ने अपनी सारी कहानी बताई और कहा कि उसे घर जाना है तो वो उसे छोड़ देगा अगर उसका रिक्शा पहुंच सकता है। तो वो आदमी जख्मी मुस्कुराहट से इस बात में गर्दन हिला गया। वो अंधेरा देखकर जल्दी से रिक्शे में बैठ गया और उसे भी बैठने का कहा। तमाम लोग अपने अपने घरों की जानिब जल्द अज जल्द पहुंचना चाहते थे। उस आदमी ने अपना रिक्शा स्टार्ट किया तो उसकी शक्ल की बुनियाद पर वो चलने में जल्दी स्टार्ट हो गया। वो उसे लेकर मंजिल की तरफ रवां दवां हो गया। उसके रास्ते में एक बयाबान जंगल आता था। खलील का घर शहर से हटकर था। पहले तो उसे उन झाड़ियों के साइड से दूसरे रास्ते पर से गुजरकर जाना था, लेकिन अब उसे उन झाड़ियों के पास से गुजरना पड़ता था। तो उसे वहां जाने के लिए उन झाड़ियों के पास से गुजरकर जाना होता था। उसके दादा जान ने उसे बताया था कि ये झाड़ियां कोई आसेब ज़दा हैं। यहाँ जो जाता है वो मुश्किल से ही वापस आता है। लेकिन उसे ये सारी बातें मजाक लगती थी। वो सोचता था कि ये जिन भूत कुछ नहीं होते, सब खुद साख्ता बनाई हुई बातें हैं। वो चुपचाप अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां थे। वो लोग उन झाड़ियों के पास से गुजर रहे थे। रात में हर तरफ मुकम्मल अंधेरे छाए हुए थे। रात की तारीकी ने हर चीज को स्याह कर रखा था। वो फिक्रमंदी से अपने घर जाने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो मंजिल पर पहुंच जाएं। वो जल्द अज जल्द वहां घर पहुंचना चाहते थे। वो उन झाड़ियों के पास से गुजर रहे थे। हर तरफ भी खामोशी और सन्नाटे छाए हुए थे। जैसे ही वो उन झाड़ियों के वस्त में पहुंचे तो रिक्शा एकदम से बंद हो गया। रिक्शे वाला हैरान रह गया कि उसके रिक्शे में तो कोई खराबी नहीं थी। अब शक्ल सूरत की वजह से वो बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन उसके चलने की सकत बहुत अच्छी थी। वो जल्दी से रिक्शे से नीचे उतरा और उसमें खराबी दिखने लगा। उसके पास रोशनी नहीं थी। उसने अपनी जेब से अपना छोटा सा मोबाइल निकाला और उसकी थोड़ी सी रोशनी जलाकर देखा, लेकिन उसके टायर बिल्कुल ठीक थे। वो हैरान हुआ कि सब ठीक है तो फिर खराबी कहाँ पर है। उसने दोबारा रिक्शा चलाने की कोशिश की, लेकिन वो ना चला। क्या हुआ? खलील ने भी उसे चुप परेशान खड़े देखकर पूछा। ना जाने रिक्शे में कोई खराबी नहीं दिखाई दे रही, फिर पता नहीं ये चल क्यों नहीं रहा। तुम अपने रिक्शे की मुरम्मत करवाओ ना। खलील ने उसके रिक्शे की हालत देखकर कहा। भाई इतने अखराजात नहीं हैं, मैं क्या इसकी मुरम्मत करवाऊं? मेरे इस रिक्शे में तो कोई बैठना भी पसंद नहीं करता। इतनी देर इंतजार में खड़ा रहता हूँ लेकिन कोई भी सवारी नहीं आती। वो परेशानी से उसे बताने लगा तो खलील को उस पर तरस आ गया। मैं आपको अपनी वजह से मुसीबत में नहीं डालता, मुझे भी शदीद दुख हो रहा है, लेकिन मैं मजबूर हूँ। वो आदमी दुख से बोला। वो दोनों अपनी अपनी बातों में मगन थे, इस बात से बेखबर कि वो कहाँ पर खड़े हुए हैं। रिक्शे वाले ने एक दफा फिर रिक्शे में बैठकर उसे चलाने की कोशिश की और इस दफा उनकी किस्मत ने साथ दिया और रिक्शा स्टार्ट हो गया। लेकिन तभी झाड़ियों में सरसराहट हुई और उन्हें लगा वहां से कोई निकल रहा है। वो हैरान हुए कि रात के इस पहर वहां कौन हो सकता है, लेकिन उस वक्त उन्होंने इस बात पर गौर करने की बजाय अपने रिक्शे को तेज रफ्तारी से भगाया और अपनी मंजिल की तरफ जाने लगा और पीछे मुड़कर भी ना देखा। यूं ही दिन गुजरते गए। अब खलील की बाइक बिल्कुल खराब हो चुकी थी और उसका काम अब रेडी से दुकान पर चला गया। उसने एक एरिया में दुकान ले ली थी और रोज सामान बनाकर वहां ले जाता, लेकिन सामान अब बाइक पर ले जाना मुश्किल होने लगा था। उसने सामान के लिए एक रिक्शा खरीद लिया था जिस पर वो रोज आते हुए सामान लेकर आता और बेचता और शाम में वो सवारियां लेकर जाता। उसके घर का खर्चा चलने लगा और 3 जवान बेटियों को ब्याने की फिक्र बढ़ने लगी। अल्लाह ने उसकी सुनी और उसका कारोबार बढ़ने लगा, लेकिन कुछ देर ये सिलसिला चला, फिर से उसके कारोबार में कमी आने लगी और फिर से वो अपने मामूल पर आने लगा। अब उसकी कोशिशें होती थी कि वो रिक्शे पर सवारियों वाला सिलसिला भी ज्यादा रखे। शाम के 5 बज चुके थे। अभी वो रिक्शा स्टॉप पर खड़ा करके अपने रिक्शे में बैठा ही था कि 3 नकाबपोश लड़कियां उसके रिक्शे की तरफ आने लगीं। उसके पास पहुंचकर उन्होंने अपनी एक मतलूबा जगह बताई कि उन्हें वहां जाना है। तो वो हैरान हुआ कि वो बाकी सारे रिक्शे छोड़कर उसके पास ही क्यों आई हैं। तो वो उन्हें लेकर उनकी मंजिल पर चला गया। जैसे ही वो उनकी मंजिल पर पहुंचा तो उनमें से एक निकाबपोश लड़की ने उसके हाथ पर 5,000 का नोट रख दिया। वो देखकर हैरान रह गया कि ये क्या।
اس نے 5,000 کے نوٹ کی وجہ دریافت کی تو اس نقاب پوش لڑکی نے کہا کہ ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی پیسے نہیں ہیں۔ یہ آواز بہت خوبصورت تھی۔ اسے یوں معلوم ہوا جیسے کہ اس کی آواز میں کوئی سحر سا تھا کہ وہ کچھ لمحے کے لیے کھو گیا۔ اس نے بہت کہا کہ وہ کہیں سے چینج کروا دیتا ہے، لیکن وہ رکی نہیں اور پیسے اس کے ہاتھ میں پکڑا کر چلی گئی۔ وہ اس اچانک مہربانی پر حیران تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ بیٹھے بیٹھے اللہ نے اس کی کس طرح غیبی مدد کر دی ہے۔ اب وہ اپنے گھر جانے کی تیاری کرنے لگا، لیکن کوئی بھی مسافر اسے نہ ملا۔ بادلوں نے پورے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ کالی گھٹا آ رہی تھی اور لگ رہا تھا کہ جلدی بارش شروع ہو جائے گی۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا، بارش تیز ہونا شروع ہو رہی تھی۔ جیسے ہی وہ ان جھاڑیوں کے پاس پہنچا، اس نے پرانا رکشہ لیا تھا۔ اب وہ مسئلہ کرنے لگ گیا تھا۔ اب اس کی حالت بھی کچھ بہتر نہ رہی تھی۔ اس کا رکشہ کل کی طرح آج پھر بند ہو گیا تھا۔ آج وہ تنہا تھا۔ وہ بہت پریشان ہوا کہ اب وہ کیا کرے کہ اس نے موبائل کی ٹارچ جلا کر دیکھا تو اسے آج بھی رکشے میں کوئی خرابی نظر نہ آئی۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن اسے کوئی خرابی نظر نہ آئی۔ اس سے رکشہ نہیں چل رہا تھا اور بارش بھی تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ اب کیا کرے۔ وہ اسی کشمکش میں کھڑا ہوا تھا کہ اسے جھاڑیوں کے پاس سے تھوڑی سی روشنی نظر آئی۔ وہ سوچ کر رہ گیا کہ شاید ادھر کوئی ہو اور اس کی مدد کر دے۔ وہ روشنی کی طرف جانے لگا۔ وہ اس وقت سب بھول چکا تھا کہ رات کے اس وقت جھاڑیوں میں کسی کو کیا کام ہو سکتا ہے۔ وہ چپ چاپ اس روشنی کی طرف جانے لگا۔ جیسے ہی وہ اس روشنی کے پاس پہنچا، روشنی آگے آگے جانے لگی۔ اسے اپنا خواب یاد آیا تو اسے یاد آیا کہ خواب بہت اچھا تھا، شاید اس کے ساتھ بھی کچھ بہت اچھا ہونے والا ہو۔ وہ یہ سوچ کر مزید آگے بڑھ گیا۔ بارش کی وجہ سے اس کے سارے کپڑے بالکل گیلے ہو چکے تھے۔ اس نے ایک سویٹر پہن رکھا تھا، وہ بھی بالکل بھیگ چکا تھا۔ اب اسے سردی کی شدت محسوس ہونے لگی۔ وہ کانپتا ہوا آگے بڑھنے لگا، لیکن جیسے ہی وہ جھاڑیوں کے پاس پہنچا، اسے ایک دروازہ نظر آیا۔ وہ جھاڑیوں کے اندر اس طرح کوئی رہائش دیکھ کر حیران ہوا کہ جھاڑیوں میں کوئی رہائش کیسے ہو سکتی ہے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک نقاب پوش عورت نکلی۔ وہ بہت حیران ہوا کہ جھاڑیوں میں اس طرح ایک عورت کیسے ہو سکتی ہے۔ اس نے اسے کافی دیر کچھ نہ کہا تو وہ عورت خود ہی بولی کہ ہم تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ تو وہ حیران رہ گیا کہ ان کو میرے آنے کا علم کیسے ہوا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ میرا ہی انتظار کر رہی تھی، اور کیا یہ مجھے جانتی ہے۔ میں بہت کنفیوز سا ان کے پیچھے چل دیا۔ وہ اس بات پر حیران ہو رہا تھا کہ وہ باہر سے ہی ایک کمرہ نما شکل کا تھا، لیکن آگے آگے بڑھتے ہوئے اسے محسوس ہوا کہ وہ کوئی بہت ہی خوبصورت سا محل بنا ہوا تھا۔ وہ حیرانی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ کیا کوئی محل اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے۔ وہ عورت مجھے ایک کمرے میں لے گئی جہاں 3 نقاب پوش لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ یہ وہی لڑکیاں تھیں جو اسے آج ہی ملی تھیں۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو انہیں کسی اور جگہ چھوڑا تھا اور یہ یہاں پر ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی کی تو بات تھی۔ اسے کچھ غلط ہوتا دکھائی دیا۔ خوف نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا کہ کیا وہ کسی بری جگہ پھنس چکا ہے یا یہ کوئی جن وغیرہ ہے۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ ارے پریشان نہ ہو، ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، ان میں سے ایک لڑکی بولی تو اس کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ وہ اندازہ نہ کر سکا کہ رکشے میں پیسے دینے والی لڑکی زیادہ خوبصورت بولی تھی یا یہ لڑکی خوبصورت بول رہی ہے۔ وہ ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ تیسری لڑکی نے بھی اپنی آواز کا جادو دکھایا، لیکن مجھے اس کی آواز سن کر بہت سخت مایوسی ہوئی کہ اس کے دونوں ساتھیوں کی آواز خوبصورت تھی اور اس کی آواز ان کے مقابلے میں اتنی ہی بدصورت اور خوفناک تھی۔ اس کو یہاں سے جلد از جلد بھیجو، مجھے اس کا وجود یہاں برداشت نہیں ہو رہا۔ اس لڑکی نے کہا تو وہ حیران ہوا کہ اس کا وجود اسے کیوں نہیں برداشت ہو رہا۔ اس کی اتنی خوفناک آواز سن کر وہ حقیقت میں پریشان ہو گیا کہ وہ یہاں آ گیا ہے۔ وہ اتنی خوفناک آواز پہلی دفعہ سن رہا تھا۔ اسے اپنے دادا کی ساری باتیں یاد آئیں کہ یہ جھاڑیاں آسیب زدہ ہیں اور یہاں جو آتا ہے وہ بچ کر واپس نہیں جاتا۔ اس کے سمجھنے کی صلاحیت نے کام کرنا شروع کیا تو اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ آپ لوگ کون ہو اور مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ اس نے ان سے پوچھا تو وہ ساری ہنسنے لگ گئی تھیں۔ ان کی ہنسی میں یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی جادو تھا۔ وہ حیران رہ گیا کہ کوئی آواز اتنی خوبصورت کیسے ہو سکتی ہے۔ ہم نے تو تمہیں نہیں بلایا، تم خود چل کر آئے ہو، ان میں سے ایک لڑکی بولی۔ تو میں نے بھی سوچا کہ میں خود چل کر ان کے پاس آیا ہوں، انہوں نے تو مجھے نہیں بلایا۔
बता दो कि तुम लोग कौन हो और इस तरह झाड़ियों में क्यों रहती हो। खलील ने तजस्सुस के हाथों सवाल किया। हम लोग जिनजातियां हैं। ऐसे एक नकाबपोश लड़की के कहने पर खलील के रहे सहे औसान भी खता हो गए। वो सुनकर बहुत परेशान हुआ। मुझे प्लीज कुछ ना करना, उसने परेशानी से कहा। मैं यहाँ कभी ना आता, लेकिन मेरा रिक्शा खराब हो गया था, जिसकी वजह से मुझे मदद के लिए यहाँ आना पड़ा। बाहर बारिश बहुत तेज हो रही है, 1 मिनट खड़ा होना भी मुहाल है। प्लीज मुझ पर तरस खाओ, मुझे कुछ ना करना। वो परेशानी और इल्तिजा से उनके आगे हाथ जोड़कर कहने लगा। वो औरत जो उसे दरवाजे तक लेकर आई थी, उसने उन लड़कियों को इशारा किया तो उनमें से एक नकाबपोश लड़की उठी और उसे दरवाजे की तरफ ले गई। उसने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि उसकी जान बख्शी हुई है। वो नकाबपोश लड़की उसके साथ उसके रिक्शे तक गई और उसने एक मंत्र पढ़कर उसके रिक्शे पर फूंका। मंत्र पढ़ते ही रिक्शा खुद ही स्टार्ट हो गया। वो हैरान रह गया कि ये वाकई ही कोई जिनजादी है। वो हैरान होकर रिक्शे में बैठ गया। नकाबपोश लड़की उसे बैठा देखकर वापस मुड़ गई, लेकिन वो अभी भी बहुत खौफजदा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उन झाड़ियों से कभी आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया, लेकिन इन जिनजातियों ने उसे ऐसे ही छोड़ दिया। बारिश मुकम्मल तौर पर रुक चुकी थी। वो इसी परेशानी में मुब्तला आगे को चला गया। घर पहुंचा तो रिमशा उसके इंतजार में बैठी हुई थी। इरम और अरसलान काफी दिनों से अपने घर वापस जा चुके थे, क्योंकि उसके चचा को अपनी गलती का एहसास हो गया था और वो उन्हें ढूंढता हुआ यहाँ तक पहुंच गया था। वो उन्हें अपने साथ लेकर चला गया था। रिमशा ने बाप को देखते ही जल्दी से उसके कपड़े निकाले और खाना गर्म करने लगी। वो ऐसे ही थका हारा जाकर लेट गया और न जाने कब ही उन सोचों की उलझनों में पड़ा हुआ सो गया और शदीद अफसुर्दा होकर सोया था तो ख्वाब में भी बहुत दुखी था। वो क्या ख्वाब देखता है कि वो एक दिन वीरान जगह पर अकेला खड़ा हुआ है। अचानक से वहां उसे रोशनी की किरण दिखाई देती है। वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता हुआ जाता है और मुसलसल भागता रहता है। आखिरकार वो जब उसे पकड़ने में नाकाम होता है तो थक हार कर बैठ जाता है, लेकिन रोशनी की किरण खुद चलकर उसके पास आती है। वो उसे हासिल करके वहां से उठकर बहुत खुश होता है। साथ ही उसकी आंख खुल जाती है। वो अपने ख्वाब के बारे में सोचता है कि ये कैसा ख्वाब था। वो सोचता हुआ यूं ही मामूल के मुताबिक उठा और रिमशा की मदद करने लगा। समोसों के काम से फारिग होकर अब वो सवारियों वाला काम कर रहा था। शाम हो गई थी, लेकिन अभी उससे उन मुसाफिरों को जो उसके रिक्शे में बैठे थे उनकी मंजिल पर पहुंचाना था। उनकी मंजिल पर पहुंचाकर आते आते उसे रात पड़ गई। जैसे ही वो अपनी सड़क पर पहुंचा, अंधेरे ने हर चीज को स्याह कर रखा था। सर्दी से हर चीज ठिठुर रही थी। कल वाला सारा मंजर भी उसकी आंखों के सामने आने लग गया। वैसे ही वो इस झाड़ियों के करीब आया, उसको एक खौफ ने अपनी लपेट में ले लिया। वो जल्द अज जल्द वहां से जाना चाहता था। आज वो किसी भी ऐसे हादसे के लिए तैयार नहीं था। कल न जाने कैसे उसने अपनी जिंदगी की खलासी पर रब का शुक्र अदा किया था, लेकिन ये क्या। जैसे ही वो झाड़ियों के वस्त में पहुंचा तो उसका रिक्शा एक झटके से बंद हो गया। खौफ ने उसको अपनी लपेट में ले लिया। अब न जाने क्या होगा, वो दिल में सोच रहा था। उसको मौत अपनी आंखों के सामने नजर आई। उसने सोचा कि एक दिन तो उन जिनजातियों ने उसे ऐसे ही छोड़ दिया, लेकिन अब वो उसे किसी सूरत नहीं छोड़ेंगी। वो परेशानी से रिक्शे को स्टार्ट करने लगा कि किसी तरह से वो स्टार्ट हो जाए, लेकिन वो किसी तौर स्टार्ट होने को तैयार ना था। वो जेब से फोन निकालकर किसी जानने वाले को फोन करने लगा ताकि वो जल्दी से यहाँ से किसी तरीके से निकल सके। लेकिन ये क्या हो चुका था। वो हैरान हुआ कि अभी थोड़ी देर पहले ही उसने देखा था मोबाइल की बैटरी फुल थी। अभी थोड़ी देर पहले उसने कॉल की थी, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मोबाइल बंद हो गया। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन आज कोई भी चीज उसका साथ नहीं देने को तैयार थी। वो बहुत खौफजदा था। उसके रोंगटे तब खड़े हुए जब उसने आज फिर उस रोशनी को उन झाड़ियों से निकलते हुए देखा। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा हुआ है। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसकी एक चीख हवा में बुलंद हुई। वहां पर वही बूढ़ी औरत जिसने दरवाजा खोला था, नकाब में उसके सामने खड़ी हुई थी। वो खौफ से थर-थर कांपने लगा। उसके साथ अब न जाने क्या होगा। वो औरत कुछ नहीं बोली और चुपचाप खड़ी उसकी तरफ देखने लगी। वो मजीद खौफजदा हो गया कि न जाने वो औरत क्यों आज फिर उसके पास आई है। उस औरत ने उसको झाड़ियों की तरफ इशारा किया
तो उसकी एक और चीख बुलंद हुई। वहाँ एक छोटी सी बच्ची बहुत ही अजीबोगरीब शक्ल में खड़ी देखकर हंस रही थी, उसे अपनी तरफ बुला रही थी। वो पीछे पीछे होने लगा, लेकिन वो बच्ची उसकी तरफ बढ़ने लगी। देखते ही देखते वो एक दरख्त के साथ जाकर लगा। उसका सर जैसे ही दरख्त के साथ लगा, वो बेहोश हो गया, लेकिन उसे कुछ पता ना था कि वो कहाँ पर है। वो सिर्फ मदद मदद करता रहा था। जैसे ही उसने आंखें खोली, वो एक आलीशान कमरे में था। उसने गौर किया तो पता चला कि ये वही है जो उसने देखा था। वो बहुत परेशान हुआ। अब वो फिर अजनबियों की कैद में आ चुका है। अब तो उसका बचकर जाना मुमकिन ना था। उसने अपनी जिंदगी के सारे गुनाह याद कर लिए। उसने अपनी हर खता पर माफी मांग ली और अल्लाह से रो रो कर दुआ करने लगा कि किसी तरीके से उसकी मदद कर दे। उसके पास इसके अलावा कोई नहीं है। वो भी अपनी ही सोचों में मगन था कि एक नकाब पोश जिनजादी उसके पास खाना लेकर आई। वो बहुत हैरान हुआ कि वहाँ उसे नुकसान पहुंचाने की बजाय उसकी खिदमत की जा रही थी। उसने उनसे पूछा कि मुझे क्यों यहाँ लाए हो। वो नकाब पोश जिनजादी वहाँ से चुप कर कर चली गई। उसने उठने की कोशिश की तो उससे उठा ना गया। वो दोबारा लेट गया, लेकिन जैसे ही वो दोबारा उठा तो वो सही उठा। उसने देखा प्लेट में खाना था, जो उसके लिए काफी था, क्योंकि दोपहर में उसने कुछ खास खाना नहीं खाया था। लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने खाने की तरफ से हाथ पीछे कर लिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो खाना खाने लगा और देखते ही देखते उसने सारा खाना खत्म कर दिया। उसे महसूस हो रहा था कि वो वाकई में फंस चुका है। क्या तुम लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगी? मैंने खौफ से कहा तो वो लड़कियां फिर से हंस दी। अरे हम तुम्हें यहाँ नहीं रखेंगे, हम तुम्हारे साथ एक मुआहदा करते हैं। उनमें से एक नकाबपोश जिनजादी बोली। तो उसने पूछा कि कैसा मुआहदा? कि तुम यहाँ से सही सलामत चले जाओगे और जाकर अपना बहुत अच्छा कारोबार भी शुरू कर सकोगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। उस बूढ़ी सी निकाबपोश औरत ने कहा। तो वो हैरान रह गया कि वो जिनजादियां हैं, भला वो उनका काम कैसे कर सकता है? कैसा काम? प्लीज पहेलियां नहीं बुझवाओ, मुझे सीधी बात बताओ। उसका चेहरा लट्ठे की मानित सफेद हो चुका था। तुम्हें हम तीनों से शादी करना होगी, उस औरत की बजाय एक जिनजादी नकाबपोश लड़की ने जवाब दिया। उनकी बात पर वो हैरान रह गया कि ऐसे कैसे वो इन तीन लड़कियों, वो भी जिनजादियों से शादी कर सकता है। ये कोई खेल था कि वो इंसान होकर जिनजादियों से शादी करता? उसे लगा वो ख्वाब देख रहा है, लेकिन वो कोई ख्वाब नहीं था, वो एक हकीकत थी। वो बहुत परेशान हुआ क्योंकि उसे वो मुआहदा किसी भी तौर कबूल ना था। लेकिन क्यों? मैं इंसान हूँ, मेरा तुम लोगों से क्या जोड़? मैं भला तुम लोगों से शादी कैसे कर सकता हूँ? वो बहुत हैरान हो रहा था। अगर तुम ये मुआहदा तैयार करने को कबूल हो तो ठीक है, और अगर नहीं तो बाकी लोगों की तरह तुम्हारा अंजाम भी मौत होगा। और जानते हो तुम अभी तक क्यों जिंदा हो? क्योंकि उस जिन को कुछ अरसे के लिए कहीं जाना पड़ गया है और उसे तुम्हारे आने का इल्म नहीं है, वरना बाकियों की तरह तुम भी मौत के घाट उतर जाते। जिस तरह हमने दूसरे आदमी भी मदद के लिए बुलवाए, उनका अंजाम मौत हुआ, इस तरह तुम्हारा अंजाम भी मौत होना था। लेकिन तुम्हारी किस्मत अच्छी है, क्योंकि उस जिन को तुम्हारे यहाँ आने का इल्म नहीं है, इसलिए तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम हमारा मुआहदा कबूल कर लो, वरना यहाँ से जाना तो तुम्हारा नामुमकिन है। हम तुम्हें तब तक कैद रखेंगे जब तक वो जिन नहीं आ जाता, फिर तुम्हारा अंजाम वो खुद ही देख लेगा। वो उससे कह रही थी और वो परेशान हो गया कि अब वो क्या करे। वो काफी देर सोचकर वो अपनी जान बचाने को फिर उनके मुआहदे पर अमल करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन मेरी दो शर्तें हैं, उसने उनसे कहा। कैसी शर्तें? एक नकाबपोश जिनजादी ने हैरानी से पूछा कि कैसा इंसान है जो मौत को सामने देखकर भी शर्तें रख रहा है? मेरी पहली शर्त तो ये है कि मैं इस अक्खड़ मिजाज जिनजादी से शादी नहीं करूंगा। मुझे इसकी आवाज से भी खौफ महसूस हो रहा है, तो मैं इसके साथ शादी कैसे कर सकता हूँ? उसकी बात पर उस खौफनाक जिनजादी की बजाय तीनों बाकी नकाबपोश जिनजादियां आग बगोला हो गईं। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसे ऐसा कहने की? उस औरत ने कहा। तो वो खौफनाक आवाज वाली जिनजादी ने उसे रोक दिया। अरे बीबी जान, इसे वैसे भी बता ही दे कि वो अगर ऐसा नहीं चाहता तो भी इसे ऐसा करना होगा। शर्त मानने वाली बात नामुमकिन है, उसे अपनी ये शर्त बदलनी पड़ेगी। वो दोबारा बोली तो उसके लहजे में गुस्से की बजाय दुख का अंसर नजर आया। वो बहुत अफसुर्दा से लहजे में बोली। तो खलील शर्मिंदा हो गया कि उसने यूं ही किसी का दिल दुखा दिया। अच्छा, तुम्हारी दूसरी शर्त बताओ क्या है? उन सब की बजाय वो खौफनाक आवाज वाली जिनजादी बोली कि आप मेरी सारी बेटियों की शादी में मेरी मदद करेगी। उन सब के शदीद रद्दे अमल की वजह से वो भी डर गया था, लेकिन सहमकर आहिस्ता सी आवाज में अपनी दूसरी शर्त बताई। उसे डर था कि अब इस शर्त पर भी वो भड़क उठेंगी,
لیکن اس کی امید کے خلاف وہ چپ رہی۔ ٹھیک ہے، ہمیں تمہاری دوسری شرط منظور ہے۔ اب پھر ان میں سے کسی اور کے بولنے کی بجائے وہ خوفناک آواز والی جنزادی ہی بولی، چلو میں بھی تم سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ وہ اپنی بیٹیوں کے اچھے مستقبل کا سوچ کر خوش ہوا، لیکن کیا مجھے یہاں تم لوگوں کے ساتھ رہنا پڑے گا؟ اس نے اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر پوچھا۔ پہلے شادی کرو، پھر دوسری بات کرنا۔ اب کہ اس بوڑھی عورت نے اسے غصے سے ڈانٹا، اس بوڑھی عورت نے ہی اس کے اپنے طریقے سے شادی کروائی۔ ان کی شادی کرنے کا انداز بالکل مختلف سا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ایک ایک کر کے تینوں نقابپوش جنزادیوں سے شادی کر لی۔ شادی کرتے ہی ان جنزادیوں نے اپنے نقاب چہرے سے ہٹا دیے۔ ان کی شکلیں خوفناک نہ تھیں، وہ بہت پیاری بھی نہ تھیں، لیکن جیسے ہی ان کی نظر تیسری جنزادی پر پڑی جس کی آواز خوفناک تھی، اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی شکل انتہائی خوفناک تھی۔ وہ ایک دم ڈر گیا، لیکن اس کے چہرے پر اداسی دیکھ کر خود کو نارمل کیا۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی کہ تم لوگوں نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ تم لوگوں کا مجھ سے شادی کر کے کیا فائدہ ہے؟ وہ بھی حیران تھا۔ اب اسے ان سے بہت کم خوف محسوس ہو رہا تھا۔ یہ ایک بہت لمبی کہانی ہے۔ ہم تین بہنیں اپنے باپ اور بی بی جان کے ساتھ رہتی تھیں۔ ہم لوگ اپنے گھر میں بہت خوش باش رہتے تھے۔ ایسے ہی بہت عرصے کی بات ہے کہ ہماری بستی میں ایک جن کا باغ تھا، اور جن بہت ظالم تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا۔ ہم بہت شریر لڑکیاں تھیں، کھیلتی کودتی ہر وہ کام کرتی جو بالغ لڑکیاں اس عمر میں کرتی تھیں۔ ہم ہر کسی سے بہت زیادہ چھیڑخانیاں کرتی تھیں۔ اس دن بھی ہم معمول کے مطابق ایسے ہی کھیلتی کودتی ادھر ادھر بھاگ رہی تھی کہ ہماری چھوٹی بہن اس باغ تک چلی گئی۔ اس جن کے بیٹے نے اسے دیکھ لیا اور اس پر عاشق ہو گیا۔ اس نے اپنے باپ سے اس سے شادی کرنے کی ضد کی، لیکن اس کا باپ اس کی شادی اپنے کسی بھائی کے بیٹے سے کروانا چاہتا تھا۔ ان باپ بیٹے کی روز بحث ہوتی۔ آخر ایک دن ان دونوں کے درمیان بہت لڑائی ہوئی۔ باپ نے طیش میں آ کر بیٹے کو بس تھوڑا سا نقصان دینا چاہا، لیکن اس کا منتر الٹ ہو گیا اور اس کا بیٹا خود اس کے اپنے ہی ہاتھوں پل میں خاک ہو گیا۔ وہ کتنے دن پاگلوں کی طرح چیختا رہتا کہ یہ کیا ہو گیا۔ اس نے بدلے کے طور پر میرے باپ کا قتل کر دیا، لیکن اسے پھر بھی سکون نہ ملا، اور پھر اس نے ہماری چھوٹی بہن کی آواز اور شکل چھین کر اسے انتہائی خوفناک بنا دیا۔ اس کے بعد ہم نے نقاب لینا شروع کر دیے، لیکن اس جن نے پھر بھی ہماری جان نہ چھوڑی اور ہمیں یہاں قید کر دیا ہے۔ اب ہم ایک لمبے عرصے سے قید ہیں۔ ہماری قید سے رہائی ایک ہی صورت میں ہو سکتی تھی، جب کوئی انسان ہم تینوں سے شادی کرتا، اور جیسے ہی اسے وہ انسان چھوئے گا وہ دوبارہ اپنی اصل حالت میں آ جائے گی۔ اس نے اس خوفناک شکل اور آواز والی جنزادی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تفصیل بتائی۔ تو اس کا مطلب اب آپ آزاد ہو؟ خلیل اس سارے قصے پر اتنا حیران تھا، اس نے حیرانی سے سوال کیا۔ ہاں، ہم اب اس جن کی حراست سے آزاد ہیں، لیکن اس کی شکل تب بدلے گی جب تم اسے چھو گے۔ اس کو چھوتے ہی یہاں سے ہر چیز ختم ہو جائے گی اور ہم اپنی دنیا میں چلے جائیں گی۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ اب ہم تمہاری غلام ہیں، تم جو کہو گے ہم وہی کریں گے۔ اس کی بات پر خلیل خوش ہوا کہ اب وہ جادو سے اس کی مدد کریں گی اور وہ صحیح سلامت گھر بھی جا سکے گا اور یہاں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولا۔ اس کی خوشی دیکھ کر وہ سب اس کی شکل دیکھنے لگی۔ دیکھو، میں نے تم لوگوں سے شادی تو کر لی ہے، لیکن تم لوگ اب میری شرط پوری کرو گی اور اس پر اعتراض نہیں کرنا۔ اس نے صاف الفاظ میں کہا تو اس لڑکی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ وہ بہت زیادہ خوش ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس جنزادی کو چھوا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک بیابان جنگل میں کھڑے تھے۔ اس جنزادی کا چہرہ اپنی باقی دونوں بہنوں کی نسبت زیادہ خوبصورت ہو گیا تھا۔ وہاں پر تبھی جن حاضر ہوا۔ ان چاروں جنوں نے اس کا مقابلہ بہت اچھے سے کیا اور کچھ ہی لمحے میں اس کا وجود ختم ہو گیا۔ ان سب کی اپنے باپ کو یاد کر کے آنکھیں نم ہو گئیں کہ انہوں نے اپنے باپ کا بدلہ لے لیا۔ اب ہمیں اپنی دنیا میں جانا ہوگا، ہم تمہارے ساتھ ادھر نہیں رہ سکتی۔ تم اپنی بیٹیوں کی شادی کی فکر نہیں کرنا اور ان کے ساتھ خوش رہنا، لیکن ہمارا تمہارے ساتھ گہرا تعلق یوں ہی رہے گا۔ اس بوڑھی عورت نے اس سے کہا۔ وہ ان جنزادیوں کے ساتھ چلتا ہوا جھاڑیوں سے نکل آیا، لیکن جب وہ باہر سڑک پر پہنچا تو حیران رہ گیا۔ اس کے رکشے کی جگہ ایک نیا رکشہ کھڑا تھا۔ وہ بہت خوش ہوا اور مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھا تو وہ چاروں بھی اسے دیکھ کر مسکرا دیں۔ اس نے جنزادیوں کا شکریہ ادا کیا۔ اب ہم اپنی بستی جا رہی ہیں، لیکن روز ہم میں سے ایک آپ کے پاس آیا کرے گی آپ سے ملنے کے لیے، اور جب آپ کو ضرورت محسوس ہوگی ہم اسی وقت آپ کی مدد کو حاضر ہو جایا کریں گی۔ ان میں سے سب سے بڑی نے تفصیل سے اسے بتایا تو اس کا دل بھی باغ
बाग बाग हो गया कि अब उसके लिए परेशानी की कोई बात नहीं बची। अब वो जल्द अज जल्द घर पहुंचकर अपनी बेटियों को ये सारी तफसील सुनाना चाहता था। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि ये हकीकत है, ये वाकई में वो कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा।